जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है वामन मेश्राम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्राह्मणवाद को एक चुनौती का नाम ही वामन मेश्राम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में यदि कोई ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को चुनौती दे रहा है वह है वामन मेश्राम। बहुजन समाज के अंदर चेतना जगाने में वह बहुजन समाज के कल्याण के पीछे आज वामन मेश्राम जी का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और आज हम बात करेंगे भारत के असल मुद्दों को लेकर, जैसे कि भारत के अंदर अयोध्या में 5 अगस्त को राम भूमि का शिलान्यास किया गया था। उस समय भारत के महामहिम प्रथम नागरिक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया था। और इसको लेकर हम जानते हैं वामन मेश्राम जी से कि इनका क्या कहना है, यह गलत हुआ या सही हुआ। इस पर साहब आपका क्या कहना है? जब शुरू में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, जी 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 साहब, तो वो खुद जी, ही साहब। मंदिरों में घूमते थे दर्शन करने के लिए, आपको जानकारी होगी। जी। और वो ये शो करने की कोशिश करते थे कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में दिया, वो उसकी वजह से राष्ट्रपति नहीं बने हैं, तो कोई भगवान है जिसने बनाया जी उनको राष्ट्रपति। तो और फिर उनको ये भी थोड़ा लगता था कि एक भगवान को अगर हम लोग खुश करेंगे तो दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे। तो बहुत समय तक वो अलग अलग भगवानों के पास जाकर घूमते थे। तो उधर वहाँ उड़ीसा में भी गए थे, पूर्वी जगन्नाथ के पास। तो वहाँ के पंडे पुजारियों ने उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उनको वहाँ जो पायरिया थी, स्टेप्स थे, उनके ऊपर बैठकर ही पूजा अर्चना करनी थी। जी। तो ये खबर आई, जब हमने देखा, सुना, पढ़ा, तो हम समझ गए कि वास्तव में राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है, और राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जी। उन पंडे पुजारियों का कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो पंडे पुजारी राष्ट्रपति से ज़्यादा वजनदार साबित हो गए और उन्होंने कुछ नहीं करने दिया। जी। अगर ऐसे आदमी को राम मंदिर के इसमें नहीं बुलाया जाता है, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि एक तो इसको देखने के 2 नजरिए हैं। जी। एक नजरिया है कि ये शेड्यूल कास्ट के है, धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत है। जी। तो ऐसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो प्रतीक है राम मंदिर, और उसमें अगर उनको नहीं बुलाया जाता है, तो ये अस्पृश्यता को एक प्रकार से पालन करने वाला मामला है। ये एक दृष्टिकोण है सोचने वाले। जी। और दूसरा दृष्टिकोण ये है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जी। वो ये सोचते हैं कि जिस आदमी को राष्ट्रपति बनाया गया, उससे ज़्यादा ताकतवर तो वो पूरी जगन्नाथ के पंडे पुजारी थे। तो ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बनाकर हमारे समाज का और हमारे लोगों का क्या फायदा हुआ? बल्कि इस राष्ट्रपति ने उस पंडे पुजारी के ऊपर कार्रवाई ना कर हमारे लोगों की और सारे समाज की बेइज्जती करने का काम किया। जी। वहां केवल राष्ट्रपति की बेइज्जती नहीं हो रही थी, वहां पर सारे जो अस्पृश्य लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनकी बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि वो प्रथम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। जी। राष्ट्रपति के साथ। तो इसलिए सारे समाज का जो अस्पृश्य लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन सारे देश भर के लोगों का अपमान हो रहा था, ऐसा मैंने महसूस किया। और ये अपमान हमारे रामनाथ कोविंद जी की वजह से हो रहा था। जी।
तो रामनाथ कोविंद जी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा था तो अलग अलग जगह, अलग अलग मंदिर में, अलग अलग जगह जाकर सारे समाज का अपमान करवाने की क्या जरूरत थी रामनाथ कोविंद जी को? ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम प्रतिदिन लाखों गांवों में हमारे लोगों का अवमान होते रहता है, और वही अवमान अगर राष्ट्रपति भी हमारे लोगों का और समाज का कर ले तो ये और ज्यादा दुखदाई और पीड़ादायक बात होती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं जी कि राष्ट्रपति को ऐसा अपमान करने का कारण नहीं बनना चाहिए था। इस पर मेरा ये कहना है। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राम व कृष्ण के अस्तित्व को नकारा था और यह कहा था कि मंदिर से कोई उद्धार नहीं होगा, मंदिर से कोई भला नहीं होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनके ही शब्दों में अगर बता दूं तो उन्होंने कहा था कि हमारे लोग और हमारे पुरखे हजारों सालों से मंदिरों में जा रहे हैं जी, हजारों सालों से, मगर उनके स्थिति में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमें उन रास्तों पर अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन और जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है जी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हजारों सालों से हमारे लोग मंदिरों में जाते रहे, उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर आगे मंदिरों में जाकर हमारा परिवर्तन कैसे होगा? नहीं होगा। हमें दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। उसमें पहले नंबर का रास्ता है शिक्षा का, जी, कि हमारे दिमाग का विकास हो, हमारे सोचने समझने का विकास हो, और सही क्या गलत क्या इसका फैसला करने लायक हम लोग हो, और जो सही है उस पर अमल करने की योग्यता हम अपने अंदर पैदा करें, जो गलत है उसका विरोध करने की योग्यता हमारे अंदर पैदा करें। एक तो ये काम हमको करना चाहिए, ये एक रास्ता है जी। दूसरा रास्ता ये है कि जो पढ़ाई लिखाई होने के बाद हमें अपना संगठन बनाना चाहिए, अपना आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी होना चाहिए। जिनके विरोध में यह आंदोलन चल रहा है उसकी मदद लिए बगैर ये कार्यक्रम करना चाहिए, जी, ताकि स्वाभिमान और स्वावलंबन का रास्ता अवलंबित किया जाए। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं स्वोद्धार, स्वतः का उद्धार करना होगा। हमारा उद्धार करने के लिए कोई अवतार लेने वाला नहीं है, क्योंकि अवतार की जो कल्पना है वो तो हमारे पुरखों की हत्या करने के लिए हुआ था। तो अवतार अगर हो भी गया तो वो हमारा उद्धार नहीं करेगा, बल्कि हमारे लोगों की हत्या करने का काम करेगा। ये काम हमको नहीं करना चाहिए। जी, जैसे रामायण में राम ने शूद्र शंभुक की हत्या की, ये काम हमको इसलिए नहीं करना चाहिए। जी, हमें स्वावलंबन और स्वावलंबन का रास्ता अपनाना चाहिए, अपना खुद का रास्ता तय करना चाहिए, अपना संगठन बनाना चाहिए, अपना आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और अपने लक्ष्य पर, अपने विचारधारा पर, अपने कार्य पर यकीन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी, ये रास्ता ज्योतिराव फुले ने बताया, बाबा साहब ने बताया, शाहू महाराज ने बताया, पेरियार ने बताया। स्वतः का उद्धार करने का कार्य करना चाहिए। जी, दो काम पर हमको ध्यान देना चाहिए जी। और मंदिरों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि साकेत नगरी, जो अयोध्या में साकेत नगरी बोली जाती है, बुद्ध के अवशेष मिले थे वहाँ पर, और उसको लेकर जो आपने आंदोलन किया था उस पर आप क्या चल रहा है, अब क्या हो सकता है उस पर आगे, इस बारे में बताइए। आंदोलन जारी रहेगा। 1854 को राम मंदिर का मामला आंदोलन ब्राह्मणों ने शुरू किया था और 1954 तक 100 साल हो गए, और 2020 को आप गिनती करो तो 46 और 20 तो कम से कम 166 साल लग गए। 166 साल लग गए उनके आंदोलन को सफल होने के लिए, और ये तब सफल हो गया जब राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तब सत्ता आई, तब हुआ। जी, जब मुगलों की सत्ता थी
तो उन्होंने मस्जिद बनाई। जी। ब्राह्मण कहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर के जगह पर मस्जिद बनाई तो उनकी सत्ता थी। जी। अब ब्राह्मण जो है उस जगह पर मंदिर बना रहे हैं जिसे पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किया कि ये जगह बुद्ध भूमि है, राम जन्मभूमि नहीं है। तो सत्ता के बल पर मुगलों ने गलत काम किया, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। अब ब्राह्मण भी दूसरे भूमि पर, दूसरे के जमीन पर, बुद्ध की जमीन पर राम मंदिर बना रहे, जो गलती मुगलों ने की, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। जी। वही गलती ब्राह्मण कर रहे हैं। मुगलों ने सत्ता के बल पर गलती की, मुगलों ने सत्ता के बल पर गलती की, ब्राह्मणों की केंद्र में सत्ता आई, राज्य में सत्ता आई, तो सत्ता के बल पर ब्राह्मणों ने वही गलती की जो मुगलों ने की। जी। अगर भविष्य में मूल निवासियों का राज आ गया जी। तो फिर इस राम मंदिर के भविष्य का क्या होगा? तो ये मैं बताना चाहता हूं। जैसे 1885 को कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन शुरू किया और उनको 63 साल में आजादी मिली। जी। हमने अब आजादी का आंदोलन शुरू किया, हमारे लोगों का, मूल निवासियों का, जो इस देश में 85% है। जी। तो एक न एक दिन हम लोगों को भी आजादी मिलेगी। अगर उनको 63 साल में आजादी मिली तो हम लोगों को भी आने वाले समय में आजादी मिल सकती है। और जब आजादी मिलेगी तो केंद्र की सत्ता पर हमारे लोगों का भी कब्जा होगा, नियंत्रण होगा। और जब कब्जा होगा, नियंत्रण होगा, तो सत्ता के बल कर जिन लोगों ने गलत काम किया, जब सत्ता हमारे लोगों के नियंत्रण में आएगी तो वो इस गलती को सुधारने का काम करेंगे, ऐसा होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका झंडा मजबूत उसका धर्म नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ करुणा जी। जी। हाँ, क्योंकि करुणा जी, करुणा का प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। जी। बुद्ध जो है वो महाकारुणिक थे, उससे शायद आपने करुणा शब्द लिया होगा। जी। तो हाँ, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। बाबा साहब आम्बेडकर इस सिद्धांत को नहीं मानते थे, बुद्ध भी इस सिद्धांत को नहीं मानते थे, और हम भी नहीं मानते। हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होना चाहिए। जी। जो कानूनन सही है वो होना चाहिए। कानूनन क्या सही है? तो पुरातत्व विभाग कह रहा है वो बुद्ध भूमि था, जब हमको अवसर मिलेगा तो ये गलती दुरुस्त करेंगे। मैं कह रहा हूं गलती दुरुस्त करेंगे। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे हाथ में लाठी आएगी तो ब्राह्मण को पीटेंगे, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मणों ने गलती की, हम सुधार करेंगे और रूल ऑफ लॉ लागू करेंगे। संविधान के अनुसार जो रूल ऑफ लॉ है वो लागू करेंगे। साहब, एक सवाल है हमारा कि बीएसपी हाँ, सुप्रीमो मायावती जी, ये बात, वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज ब्राह्मणों के प्रेम की बात कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी परशुराम का जो मैटर चल रहा है, जो कार्ड खेला है परशुराम को लेकर कि परशुराम के नाम पर हाँ, भव्य मंदिर बनाया जाएगा यदि उनकी सरकार आती है। हाँ, तो इस पर आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इसको आप? क्योंकि इस बात को लेकर जो ब्राह्मण संगठन है उन्होंने यह कहा कि हम बहकावे में नहीं आएंगे, कि एक समय वह था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कि हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। आज ये जो बात कही थी यह आज डुबाना चाहती है बहन कुमारी मायावती व अखिलेश यादव ब्राह्मणों को वोट बैंक के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? एक तो मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं ने एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया था। स्ट्रीट प्ले समझते हो ना? स्ट्रीट प्ले तैयार किया था। हाँ, एक स्ट्रीट प्ले यानी सड़कों पर नाटक खेला जाता है, उसको लोक नाटक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। हाँ, उस नुक्कड़ नाटक में वहां के वाराणसी के जो कार्यकर्ता थे
उन्होंने अपने नाटक में एक डायलॉग रखा था। जी वो डायलॉग था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये वहां के बीएसपी के काशीराम जी के समय के उनके कार्यकर्ता जो है वो उन्होंने ये डायलॉग रखा था। जी तो वहां के ब्राह्मणों ने काशीराम जी के ऊपर केस दायर किया था जी कि काशीराम जी ने ये कहा। तो काशीराम जी के विरोध में जो कोर्ट में केस दायर किया था ब्राह्मणों ने, जी तो ब्राह्मण लोग वो सबूत पेश नहीं कर पाए कि काशीराम जी ने ये कहाँ कहा था, मतलब कौन से दिन कौन से तारीख को और कौन से कार्यक्रम में कहा था, उसका कोई वो सबूत पेश नहीं कर पाए। जी बल्कि काशीराम जी ने सबूत दिया था कि ये वाराणसी के नुक्कड़ नाटक चलाने वाले कार्यकर्ताओं ने ये डायलॉग किया था, ये उन्होंने नहीं बोला था। मगर काशीराम जी की जो ब्राह्मणवाद विरोधी अभियान था वो उन्होंने उसका त्याग नहीं किया, उनका तरीका था। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जांजगीर छत्तीसगढ़ में जी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हम भी वहां गए थे। हमारे सामने एक पत्रकार ने काशीराम जी को बहुत सारे सवाल पूछे, तो एक सवाल ये भी पूछा, जी ये DS4 में कौन कौन जाति के लोग आते हैं? तो काशीराम जी ने जवाब दिया था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ जी बाकी सारे DS4। हाँ, ये उन्होंने जवाब दिया था। अखबार वालों ने दूसरे दिन अखबार में छापा, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4। जो काशीराम जी ने जो काशीराम जी ने नहीं कहा था वो उनके नाम पर मेरे सामने ये जवाब दे रहे थे। जी तो पत्रकारों ने जो उन्होंने नहीं कहा वो उनके नाम पर छाप दिया। जी और मैं खुद गवाह था और मनवादी। क्योंकि सवाल क्या था कि कौन कौन जाति के लोग DS4 में आते हैं, जी सवाल ये था। तो काशीराम जी ने जवाब दिया कौन कौन आते हैं, तो कहा ब्राह्मण को छोड़ दो, जी ठाकुर को छोड़ दो, बनिया को छोड़ दो, ये तीनों को छोड़ दो, तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4। तो छो को उन्होंने चो कर दिया, मनोवादी लोगों को भड़काने के लिए, मनवादी भड़काने के लिए। हाँ, इन लोगों को भड़काने के लिए ऐसा उन्होंने छापा और उनका जवाब छापा नहीं। जी समझ रहे ना? जी और उस समय डबल रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम काशीराम जी के पास नहीं था। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो मेरा डबल रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी हाँ, मतलब कहीं अगर मैं कुछ उस समय नहीं था तो जी। अभी ये डबल रिकॉर्ड में मेरे पास भी सबूत रह रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी अभी जब मायावती ने, अखिलेश यादव ने कहा कि परशुराम का हम लोग बड़ी मूर्ति बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, तो मायावती ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उससे भी बड़ा मंदिर बनाएंगे, जितना अखिलेश यादव बनाएंगे उससे बड़ा। जी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम मायावती के बुलावे में आने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं? जी मगर मैं क्या कहना चाहता हूं वो अब बताना चाहता हूं। ये सारा बैकग्राउंड हो गया। जी मैं क्या कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के ब्राह्मण गधे नहीं है। जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के ब्राह्मण भी गधे नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है मान्यवर करुणा जी, जब मायावती किसी ब्राह्मण को टिकट देती है तो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को वोट देते हैं। जी समझ रहे ना? जी वो बीएसपी को वोट नहीं देते,
जहां नॉन ब्राह्मण आदमी को बीएसपी ने टिकट दिया वहां ब्राह्मण वोट नहीं देते। जी जैसे 18 लोकसभा की सीटें रिजर्व है, वहां केवल वहां शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ेंगे, वहां शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ेंगे, वहां एक भी ब्राह्मण वोट नहीं डालेगा, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा चालाक बनता है। तो अब आप समझ रहे करुणा जी, तो अब आप करुणा ही नहीं, अब आप प्रज्ञावान भी हो गए हैं जी। तो इस तरह से, हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है, मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मायावती के सुरक्षित सीट में चुनाव लड़ने वाले शेड्यूल कास्ट चुनाव इसलिए हार जाते हैं, चुनाव नहीं जीतते जी। यानी ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देता, मगर बीएसपी के शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण को वोट दे देते हैं, और ब्राह्मण भी ब्राह्मण को दे देते हैं, इसलिए ब्राह्मण चुनाव जीत जाता है। तो वो जीत जाता है। जी। ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देते, इसलिए शेड्यूल कास्ट चुनाव हार जाते हैं। ये दोनों उदाहरणों से सिद्ध होता है ब्राह्मण गधे नहीं है, और कोई गधे है तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग गधे नहीं। एग्जाम्पल में तो शेड्यूल कास्ट का उदाहरण है, ये सुरक्षित सीट का उदाहरण शेड्यूल कास्ट का है, क्योंकि ब्राह्मण गधा नहीं है, ब्राह्मण होशियार है, काफी सतर्क है। हाँ मतलब वो ब्राह्मण गधा नहीं है, जी। ब्राह्मण गधा नहीं है, होशियार है, उनको समझ में आता है। ये हमारा लास्ट सवाल है कि जो भारत के अंदर ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है, जो क्रीमी लेयर का जो आज आंदोलन भी हो रहा है, ओबीसी के लोग कर रहे हैं, एससी लोग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? इसको कैसे देखते हैं आप? 16 नवंबर 92 को जी जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन पर ओबीसी पर निर्णय दिया कि ओबीसी के विरोध में 4 निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट। जी। पहला निर्णय 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा, पहला विरोध में निर्णय। दूसरा निर्णय 52% को 27% मिलेगा, मगर क्रीमी लेयर होगा तो ही मिलेगा, जी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये दूसरा निर्णय भी विरोध में। तीसरा निर्णय कि उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा, तीसरा भी विरोध में। चौथा विरोध में, चौथा क्या? मंडल कमीशन कहता है 3743 जाति के लोग ओबीसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना राज्य सरकारों ने ओबीसी लोगों को माना, जितनी जातियों को ओबीसी माना, हम सुप्रीम कोर्ट के लोग उतने ही जातियों को ओबीसी मानते हैं, और बाकी लोगों को उन्होंने नहीं माना। तो उसका आंकड़ा निकलता है 1998 लोगों को उन्होंने ओबीसी स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, जी, और 1745 ओबीसी जातियों को ओबीसी नहीं माना, जी। तो चौथा निर्णय भी विरोध में। आज तक ओबीसी के लोगों को यह मालूम नहीं, और ओबीसी के नेताओं को मालूम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो क्रीमी लेयर का मामला खड़ा किया जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, जी। तो ये जो ओबीसी प्रधानमंत्री है वो उसका ब्राह्मण लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी है? सत्य है ये बात? हाँ ओबीसी है, ओबीसी लिस्ट में है उसका नाम, आप ज्यादा नाम के। जानकारी रखते हो। हाँ, और उसके द्वारा राम मंदिर की शिला पूजन करवाया, मगर बैठने के लिए जब जगह दिया तो सरसंघ चालक मोहन भागवत से थोड़ा हाइट में छोटा बैठने की जगह दिया, उससे ऊंचा आसन भागवत का रखा। एक ब्राह्मण का ख्याल रखा, ना कि ओबीसी का। हाँ नहीं, हाँ ब्राह्मण का रखा, और ये हो गया एक बार। ओबीसी है। हाँ, तो उसको एहसास कराया तू प्रधानमंत्री है मगर क्षुद्र है, ये तू भूलना मत। जी। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण ने लेफ्ट हैंड पर उसको बिठाया, जी। ब्राह्मण ने अपने लेफ्ट हैंड पर बिठाया, जी। मेरे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है, लेफ्ट हैंड पर बिठाया। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र के अनुसार लेफ्ट हैंड अपवित्र माना जाता है, जी।
तो शूद्र मानकर उसको अपवित्र दिशा में बिठाया। ये दूसरा अवमानकारक काम उसके साथ किया। और तीसरा काम, ब्राह्मण के सामने मोहन भागवत को बिठाया। जी। जो मंत्रोच्चार हो रहा था, शिलान्यास के लिए बुलाया नरेंद्र मोदी को, शिलान्यास करना था नरेंद्र मोदी को, जी। मगर ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे भागवत को संबोधित करते हुए, जी। जबकि मंत्रोच्चार का उच्चारण नरेंद्र मोदी को सामने रखकर किया जाना चाहिए था। मगर ऐसा करने के बजाय उन्होंने भागवत को संबोधित करके मंत्रोच्चार किया। ये तीसरा अवमान किया। ये तीन एविडेंस मैं दे रहा हूं, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर बनाने के लिए भी नरेंद्र मोदी का ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया। राम मंदिर निर्माण में जो ओबीसी ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, जैसे कि उमा भारती, उनको तो ट्रस्ट में भी नहीं लिया, साधारण सदस्य भी नहीं लिया, कल्याण सिंह को भी नहीं लिया, रितंबरा को भी नहीं लिया, और विनय कटियार जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आंदोलन में शामिल थे जी, और उनके ऊपर अभी केस चल रहा है, तो उनको किसी भी आदमी को राम मंदिर ट्रस्ट में 21 लोगों को लिया। 21 के 21 ब्राह्मण हैं, 21 के 21 ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, और प्रचार करते थे कि राम मंदिर का आंदोलन हिंदुओं का आंदोलन है। अगर हिंदुओं का आंदोलन था तो ट्रस्ट में केवल ब्राह्मण क्यों? आपकी बात से हम सहमत है, ये बहुत बड़ा सवाल तो है। ब्राह्मण, हाँ, सवाल है। दूसरा, ब्राह्मण लोगों ने इस तरह से SC ST OBC को हिंदू मानकर उसका आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया। अभी नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो केंद्र में प्रधानमंत्री 2014 में बने तो 314 IAS IPS IRS अधिकारियों ने परीक्षा पास किया। नरेंद्र मोदी ने उनको पोस्टिंग नहीं दिया। जाति आधारित गिनती OBC की, उसके विरोध में काम किया। तीसरा काम, एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। OBC को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिलती थी वो नहीं दिया, पिछले टर्म में 5 साल में नहीं दिया। ठीक है, तो ये अगर OBC है तो OBC के विरोध में काम क्यों कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इसका मतलब है ब्राह्मण उसका इस्तेमाल कर रहा है। और क्रिमिलेयर के मुद्दे पर भी वो नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है OBC के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा क्रिमिलेयर के नाम पर। और अगर हुआ तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इसके क्रिमिलेयर के विरोध में। अभी मैं ऐलान करता हूं इस बात का आपके मीडिया के द्वारा। जी, एक सवाल है हमारा कि जो EVM है, EVM को लेकर आपने देशव्यापी आंदोलन किया, लेकिन EVM आज भी जो कि दो बनी हुई है, हट नहीं पाई। EVM से ही चुनाव होते हैं और हमें ऐसा लगता है शायद अगले चुनाव भी EVM से ही होंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि EVM हट सकती है या नहीं? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि EVM हटे, क्योंकि EVM से एक तरफा चुनाव नहीं होता। जो हमने भी देखा, कई जगह हमने लोकसभा चुनाव में देखा, वहाँ मौजूद थे, कि धांधलेबाजी हुई EVM को लेकर, और कैंडिडेट बीजेपी के पक्ष में रहा। EVM जो बहुजन समाज पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी का गठबंधन से हो गया, हराया गया। तो हम भी चाहते हैं कि EVM हटे यहाँ पर, क्योंकि EVM की लड़ाई आप लड़ रहे हो और आप ही पहले शख्स ऐसे हो जो कि EVM को लेकर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करते रहे। जी हाँ, जी सर। देखो, हमने EVM के विरोध में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली जी। तो ये आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई थी, अब केरला में पहुंचने वाली थी। केरला के बाद तमिलनाडु में पहुंचकर ये 6 मई 2020 को इसका समापन होने वाला था जी। मगर कोरोना वायरस का संकट आ गया और केरल में हेल्थ इमरजेंसी घोषित हुई, इसलिए हमको बीच में इस कार्यक्रम को छोड़ना पड़ा। जैसे कोरोना वायरस का मामला खत्म हो जाता है, हम कन्याकुमारी में इस आंदोलन को पहुंचाएंगे, पहली बात। जी।
दूसरी बात, इसको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है जी। वो अवरोध क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का और कम्युनिस्टों का 3 जो ब्राह्मणों की पार्टियां है नेशनल लेवल की, उनका आपस में गठबंधन है। कांग्रेस अगर मेन अपोजिशन पार्टी है और मेन अपोजिशन पार्टी अगर ईवीएम के विरोध में स्टैंड लेती है तो ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा अगर मेन अपोजिशन पार्टी इसके विरोध में स्टैंड लेती है। जी। हाँ, तो इसका मतलब है बीजेपी की वजह से ईवीएम चालू नहीं है, बीजेपी की वजह से नहीं चल रही है, कांग्रेस की वजह से चल रही है। अगर कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है तो विरोध करने का काम करे ना जी। मगर कांग्रेस विरोध करने का काम नहीं कर रही है। आप जानते हो क्यों? 84 में इंदिरा गांधी के समय में ईवीएम लाने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी ने पारित करवाया था। अभिषेक मनु संघवी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन किया। सीताराम येचूरी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्होंने समर्थन किया। 3 ब्राह्मणों ने, 3 नेशनल लेवल के पार्टियों ने मिलकर इस ईवीएम के षड्यंत्र को लाया गया। उसकी वजह थी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के बीच में जागरण बढ़ रहा है देशव्यापी। जी। जब ये देशव्यापी जागरण बढ़ रहा था, तब उन्होंने देखा कि ये जागरण बढ़ेगा, ये लोग इकट्ठा आएंगे। अगर 100% भी नहीं आ गए, अगर 50% भी नहीं आए, अगर 40% लोग भी इकट्ठा आ गए तो केंद्र की सत्ता इनके हाथ में चली जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इंदिरा गांधी ने वोटों की चोरी करने वाली मशीन को भारत के चुनाव में उतारा। तो यहां से शुरू हुआ ये। तो कांग्रेस इस षड्यंत्र में मेन रोल है। इस वजह से इसको खत्म करना मुश्किल हो रहा है और आने वाले समय में हम इस पर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जब हम कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे उसके बाद इस मुद्दे पर भारत बंद करवाया जाएगा। जी। केवल ईवीएम के मुद्दे पर भारत बंद करवाया जाएगा। मतलब लॉकडाउन की वजह से आपका आंदोलन ये रुक गया है? अब ये रुका हुआ है, लॉकडाउन की वजह से अभी रुका हुआ है। लॉकडाउन की वजह से। मगर सितंबर एंड तक लॉकडाउन जो है ये लगभग कंट्रोल में आ जाएगा कोरोना। और अक्टूबर में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो सकती है और बिहार के चुनाव में रैलियां करने के लिए लोगों को अवसर मिल सकता है। जैसे मिलेगा वैसे ही सारे देश भर में ये काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत और शक्ति हो गई है। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर हमने भारत बंद करवाया था जी। और नरेंद्र मोदी को झुकाकर 200 पॉइंट रोस्टर कबूल करवाया। और 29 जनवरी 2020 को हमने दोबारा भारत बंद करवाया, उससे बड़ा। तो आने वाले समय में ईवीएम मशीन के ऊपर भारत बंद करवाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बाकी यदि ईवीएम का जो मुद्दा है आपका लॉकडाउन के बाद दोबारा चलेगा, हाँ, जो आपका कहना है। हाँ, अगर आप मीडिया वाले लोग साथ सहयोग करें, सोशल मीडिया वाले, फिर तो सफल होगा। बिल्कुल, हम साथ हैं। आप लोगों का साथ चाहिए जी। बिल्कुल, हम आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा जी। आप लोगों का साथ मिलेगा ना जी, हम भी चाहते हैं ऐसे ही हो। आप लोगों का साथ मिलेगा। हाँ। ईवीएम से ही आज देश में सत्यानाश हो रहा है। ईवीएम की वजह से ही आज कुछ भी नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटाएंगे, जब ईवीएम नहीं हटाएंगे तो संविधान हट जाएगा। जी बिल्कुल, संविधान खतरे में है। संविधान ईवीएम नहीं हटाएंगे तो संविधान हट जाएगा। संविधान हटेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। जी, हमारा लास्ट सवाल ये है कि भारत के अंदर जो बहुजनों के साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ उत्पीड़न जारी है, जो रुकने का नाम नहीं लेते, और इनको देखकर हमें काफी दुख होता है। क्या ये रुक सकते हैं या नहीं? यदि रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। हाँ, नहीं, इसके लिए दो तीन काम करने पड़ेंगे। जी। एक, एट्रोसिटी का मुद्दा सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का अलग संगठन होना चाहिए जो केवल डे टू डे एट्रोसिटीज के मुद्दे को डील करे। जी। एक तो राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। एक दूसरा, वो डे टू डे एट्रोसिटीज के मुद्दे को डील करने का काम करे। 3,
एट्रोसिटीज के मुद्दे पर साल में एक बार राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो। जी साल में एक बार, जी साल में एक बार राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो तो अत्याचार करने वाले लोगों को मैसेज चला जाए कि ये लोग अब संगठित हो रहे हैं। अगर हमने ये बंद नहीं किया तो ये कल चलकर हम लोगों के लिए भारी पड़ेगा। जी ऐसा रियलाइजेशन उनके अंदर पैदा करने के लिए भारत में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होना चाहिए। 3 काम होने चाहिए। जी। एक, एट्रोसिटीज का मुद्दा हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो। 2, डे टू डे राष्ट्रीय स्तर में एट्रोसिटीज के मुद्दे हल करने का काम हो। जी उसकी मदद करने के लिए वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो। तीसरा मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर पर एक बार, साल में एक बार आंदोलन हो। एक बार आंदोलन, साल भर तैयारी हो और एक बार राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो। एक साल में एक आंदोलन, ताकि अत्याचार करने वालों के अंदर डर पैदा हो। यह काम होना चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि जो आपने बताई 3 बातें, ये काफ़ी गंभीर बातें हैं। एक तो बताया आपने कि लास्ट में, जो साल के लास्ट में एक आंदोलन हो, जिससे इन समाज के लोगों के अंदर जो शोषण करते हैं उनके अंदर एक भय हो। क्योंकि बाबा साहब का एक कथन याद आता है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह करेगा। और आज ये बात जो आपने बताई है 3 बातें, इनको देखकर लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी चेतना जाग रही है। वह अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। जी, इस बात से हम आपकी सहमत है। आपने काफ़ी अच्छी बात बताई, काफ़ी आपने गंभीर बात बताई। जी, हमारा लास्ट सवाल ये है कि भारत के अंदर जो बहुजनों के साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ, करुणा जी, आपने तीसरी बार बोला कि मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूं। जी, तो अब ये वास्तव में लास्ट है क्या? जी साहब, ये लास्ट सवाल नहीं है, मतलब आज के लिए लास्ट सवाल, आज के लिए लास्ट है। तीसरी बार आपने बोला कि ये लास्ट सवाल, यानी लास्ट सवाल कहते कहते 3 सवाल पूछ दिया, तो ये आखिरी है कि और भी कुछ है सवाल? जी साहब, ये लास्ट सवाल नहीं है, मतलब आज के लिए लास्ट है। आज के लिए लास्ट है, लेकिन लाइफ में पूछ लीजिए, हम सवाल आपसे करते रहेंगे। जी, हमारा सवाल ये है कि जो बहुजन समाज के अंदर सैकड़ों संगठन बनते हैं और अभी भी बन रहे हैं, इन संगठनों को यदि हम देखते हैं तो आगे 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 ये आते संगठन हैं। एक एनर्जी लिए हुए हैं अपने आप में, लेकिन सब तितर बितर है, एक साथ नहीं आते। यदि एक मुट्ठी बनकर रहे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। एक संगठन का नाम सामने आया था, बहुजन समाज बटालियन, जो काफ़ी जोरों शोरों से आवाज़ उठा रहा है। और संगठन की मांग है पृथक निर्वाचन को लेकर, जो बाबा साहब का पृथक निर्वाचन था उसको लेकर इन्होंने का कहना है कि आवाज़ उठाएंगे और इसको लागू करा कर रहेंगे। इस बात पर आपका क्या कहना है कि ऐसा होना संभव है या नहीं? मुझे पता नहीं है कि वो बहुजन बटालियन कहाँ पर बनी है। जी, ये यूपी में शायद बना हो। यूपी का है। यूपी में बना है क्या? जी, यूपी का है। तो आने वाले समय में ये पृथक निर्वाचन के संबंध में हम खुद ही राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जी, बटालियन के लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल पृथक निर्वाचन शब्द मालूम है, उनको ज्यादा मालूमात नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है। हमारे पास सारी के सारा डाटा, हमारे पास सारा डाटा है। जी, तो ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन, हम लोग जो 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव में अभी हमारा संगठन है। जी, देशव्यापी संगठन है आपका। किसी एक जिले में, एक जिले में संगठन वाले जो बहुजन बटालियन वाले लोग हैं उससे काम नहीं चलेगा ये, मगर हम लोग इस इश्यू को राष्ट्रीय स्तर पर खुद ही उठाने वाले हैं। जी, इसके लिए खुद ही आंदोलन करने वाले हैं। तो उनके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा हमने बनाया, एक मंच बनाया। तो हमने कहा तुम्हारा जो मंच है, छोटा संगठन है, छोटा संगठन अगर तुम्हारा है वो रहने दो, झंडा डंडा एजेंडा बरकरार रखो, मगर एक उद्देश्य के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे आ जाइए। जी, वो मुद्दा उनका भी हल हो जाएगा, हमारा भी हल हो जाएगा। सारे लोग जो माइक्रो लेवल का संगठन है, जो स्मॉल लेवल का संगठन है, जो मिडिल लेवल का संगठन है, जो तहसील और जिले लेवल का संगठन है, जो कमिश्नरी लेवल का संगठन है, जो स्टेट लेवल का संगठन है, जो जोनल लेवल का संगठन है, जो
सेंट्रल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, वो सारे लोग एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म तैयार करे और एक आंदोलन करे। सभी संगठनों को एक साथ इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का, जी हाँ, मतलब मुद्दों के लिए अपना 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 झंडा डंडा बरकरार रखो, बैनर बरकरार रखो, मगर मुद्दे के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाए। बहुजन समाज के जितने भी छोटे छोटे संगठन है, वह यदि सब एक साथ हो जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए, एक मुट्ठी बन जाए, तो ताकत अलग ही होगी। और यदि वैसे ही बिखरे रहेंगे जैसे बिखरे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह सदियों से होता रहा है और मनुवादियों ने इसी बात का फायदा उठाया कि वह जो बटा हुआ समाज है, जो एक साथ इकट्ठा नहीं रहता, एक मुट्ठी नहीं बनता, जो एक ताकत नहीं बनता, उस पर हावी रहते हैं और वह उनके उद्देश्य में उनको सफल नहीं होने देते। और यही बात आज वामन मेश्राम जी ने कही है कि एक जो राष्ट्रीय स्तर का भारत मुक्ति मोर्चा खोला हुआ है और बहुजन समाज के तमाम संगठन, जो छोटे छोटे संगठन हैं, उन संगठनों को एक साथ इकट्ठा होने का, एक छत्र छाया में रहने का, एक झंडे के नीचे रहने का विकल्प केवल भारत मुक्ति मोर्चा ही है। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो वामन मेश्राम है एक बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। माननीय साहब काशीराम जी के साथ के ये काम कर चुके हैं और इनका कहना ये है, और हम भी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं और तमाम संगठनों से ये कहते हैं कि सभी एक छत्र छाया में रहे, एक झंडे के नीचे आए, एक ताकत बने, एक मुट्ठी बने। क्योंकि जब एक मुट्ठी बनेंगे, एक ताकत बनेंगे, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वरना अलग अलग बिखरे रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही मनुवादी भारत के 85% बहुजनों पर राज करते रहेंगे। और हम इजाज़त लेते हैं, साहब ने हमें बहुत कीमती वक्त दिया। देशव्यापी मुद्दों पर बात की व बहुजन समाज के ऊपर जो उत्पीड़न होते हैं उनको लेकर बात की व समाधान भी बताया। वामन मेश्राम जी हमारे साथ थे इस वक्त, और जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इजाज़त लेते हैं। मैं उमेश करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।